ठीक है। तो आज हम लोग क्या है फ्री बॉडी डायग्राम के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे, आज हम उसका फल, जो हमने अभी तक मेहनत करी है उसका आज हम फल चखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअली बनाते क्या हैं और फिर उसका करते क्या हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत एक आध सवाल भी शायद आज हम कर लें। तो शुरू से एकदम बात थोड़ा-सा रिवीजन और कर लें हमने फ्री बॉडी डायग्राम में सीखा क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम जैसे कि आपको सामने डायग्राम में दिखाया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट रखा होता है और वो एक सिस्टम का हिस्सा होता है केवल, ठीक है? अब अगर किसी सिस्टम का हिस्सा है, कोई हैवी सा ऑब्जेक्ट है और वो किसी सिस्टम का हिस्सा है, तो अगर वो किसी सिस्टम का हिस्सा है बच्चों, तो फिर उसमें फोर्स लग रहे होंगे, वो बाकी ऑब्जेक्ट की वजह से लग रहे होंगे। अब तुम्हें अगर उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाना है, तब वहां पर अपन क्या करते हैं, उसको हाइपोथेटिकली सेपरेट कर लेते हैं और फिर ऐसा दिखाते हैं कि इस बॉडी ने ये लगाया, इस फोर्स ने यहाँ पर ये फोर्स लगा, वहां पर वो, यानी कि सारे फोर्सेस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर सिस्टम में जो लग रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है? तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें फोर्सेस दिखाने हैं, बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस। तो ये कुछ फोर्सेस हैं जो हमें थोड़े समझने हैं। बाकी भी उनके अलावा भी कई सारे फोर्सेस होते हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी समय के साथ-साथ। लेकिन अगर आपको आइडिया लगाने के लिए ये मेन फोर्सेस हैं, इनको आपने लगा दिया तो आप सारे फोर्सेस को लगा पाओगे। सबसे पहले वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट। तो F बराबर mg, ये तुम्हें देखना है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, और ये हमेशा कहाँ काम करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है? या फिर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है और ये कब आता है? जब दो बॉडीज का कांटेक्ट होता है, फाइन। कहाँ लगता है? कांटेक्ट पॉइंट पर, फाइन। किस तरफ लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ओके। फिर आते हैं हम टेंशन। टेंशन जो होता है रस्सी में आता है, कौन सी? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लूं मैं, कि स्ट्रिंग जो है बच्चों हमारी, वो आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है? मासलेस, इनएक्सटेंसिबल और अनब्रेकेबल। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है सामने, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल और अनब्रेकेबल। आगे मैं आपको जब सवाल कराते रहूंगा तो मैं सवाल कराते कराते आपको हर तरह के सवाल कराऊंगा, उसमें हम मास वाली स्ट्रिंग के भी सवाल करेंगे। तो जब रस्सी मासलेस होती है ना, तो वहां पर क्या होता है? सेम एवरीवेयर। टेंशन जो होता है ना, वो हर जगह एक जैसा रह जाता है। टेंशन हर जगह एक जैसा रह जाता है आइडियल स्ट्रिंग के लिए, ठीक है? यानी कि मासलेस होने के कारण ऐसा होता है। और ये हमेशा बॉडी के लिए अगर तुम देखो, इन द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द, फॉर एन आइडियल स्ट्रिंग इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी डायरेक्शन। जैसे कि ये ब्लॉक लटका रखा है, रखा हुआ है, लटकाया हुआ, तो ये लटकाया हुआ वाला इसको खींचेगा नीचे की तरफ, यानी कि रस्सी खिंच जाएगी, स्ट्रेच्ड हो जाएगी, तो टेंशन आएगा। तो लाल वाले ब्लॉक के लिए रस्सी में दूर की तरफ, तो ऐसे जो बनाया हुआ है मैंने, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया। और नीली वाली में मतलब जो पर्पल वाले है, उस वाले ब्लॉक में ऊपर की तरफ रस्सी में आएगा ना, और अवे, रस्सी में अवे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला जो है वो बड़ा ही सिंपल है। क्या है? के एक्स। एफ बराबर के एक्स, ये हमारे स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है, जहां पर के स्प्रिंग कांस्टेंट है, के बराबर एफ अपॉन एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर? डिफॉर्मेशन। एक्स जो है बच्चों वो है हमारा डिफॉर्मेशन इन दी स्ट्रिंग, ये ध्यान रखिएगा। एक्स जो है वो डिफॉर्मेशन है स्ट्रिंग में, मतलब स्प्रिंग में। अगर तुम दबाओगे तो भी उसे डिफॉर्मेशन बोलेंगे, अंदर की तरफ दबाओगे और बाहर की तरफ खींचोगे तो भी उसे डिफॉर्मेशन ही बोलेंगे। फिर आते हैं हम लोग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है हमारा एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन बच्चों एक कांटेक्ट फोर्स है, ये एक्ट अगेंस्ट रिलेटिव स्लिपिंग, ये घसीटने का विरोध करता है। फ्रिक्शन जो होता है ये जब एक्चुअल रिलेटिव स्लिपिंग ना हो तब भी काम करता है, बट सरफेसेस आर अबाउट टू स्लिप, सरफेस स्लिप कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, सरफेस का स्लिप होने वाला होना, मतलब स्लिप करना चाहते हैं वो जरूरी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे आते हैं सरफेस का स्लिप करना होना जरूरी होता है। फिर उसके बाद जब हम लोग फ्रिक्शन को और ज़्यादा पढ़ा आगे, तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो F बराबर म्यू आर से करते हैं, जहाँ पर आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। और ध्यान रखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू mg और mg cos थीटा, वो डिपेंड करता है कहाँ पर कैसे रखा हुआ है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दो तरह के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। स्टैटिक मतलब रुकी हुई बॉडी है, मतलब चलने वाली है, चलने वाली से मतलब है फिसलने वाली है, वहां पर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है। और जब
काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब जब फिसल रही होती हैं दो बॉडीज एक दूसरे पर, सरफेस घसीट रहे होते हैं, तब वहां पर काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है। ये एक हमने कल ही मतलब लास्ट क्लास में ही ये डायग्राम बनाया था, एकदम मजेदार। मतलब ये है स्टैटिक का। स्टैटिक को सेल्फ एडजस्टिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो अपने आप कम ज्यादा होती है विद दी एक्सटर्नल फोर्स। अब आते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के हम किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं। तो ठीक है, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा देख लो जरा। मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की कमी नहीं है, तो हम एक सिचुएशन लेते हैं। ये 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 एक वेज है, WEDG। इसका एंगल है थीटा। इस पर हमने एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक रख दिया। अब हमसे कहा गया है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं। देखो जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। तो अब आपको सेपरेट करना है। सबसे पहले आप उनको सेपरेट कर लो। कैसे सेपरेट कर लो? ये इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो। दोनों को अलग अलग कर लो। अब उसके बाद आते हैं, सबसे पहले कौन सा फोर्स लगाएंगे हम? कौन सा फोर्स सबसे पहले बच्चों? दोनों के सर एम मासेस जी डालना है। mg। इसके लिए मान लेते हैं इसका मास स्मॉल m है, तो इसका जो वेट लगेगा वो स्मॉल mg लगेगा। और बड़े वाले का मान लेते हैं वेट कैपिटल M है, तो इसका जो वेट लगेगा वो कैपिटल mg लगेगा। क्लियर? डाउनवर्ड। और बताओ, चलो हम और बताएं। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन छोटे वाले ब्लॉक पर किधर आएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे यहाँ पर यदि हम बनाएंगे तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये रहा। क्लियर है ना? हाँ सर। तो यस सर। तो इसको इधर रख दो। ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन, इसको R लिख देते हैं। अब देखो वेज पर किधर आएगा? वेज पर किधर आएगा? सर अपवर्ड आएगा। क्यों अपवर्ड क्यों आएगा वेज पर? देखो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा है छोटे वाले ब्लॉक पर, किसने लगाया है? बड़े वेज ने लगाया है कि नहीं? यस। तो बदले में छोटा ब्लॉक बड़े वेज पर लगाएगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। लगाएगा ना। मतलब अगर हम इस पर देख रहे हैं तो वो ऐसे आएगा, इस पर यहां से ऐसे। क्यों भाई साहब, सही है कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? वही आर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे। हाँ सर। किसी प्रकार की समस्या किसी को? और कोई फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पर? और कोई फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पर? सर वेज स्मूथ है क्या? हाँ, ये भी बात है कि वेज स्मूथ है कि नहीं है। अगर हमें नहीं पता है तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे स्मूथ ले लेते हैं। पर मान लेते हैं, चलो अब जैसे यहाँ पर तुम कह रही हो ना, हम लिख देते हैं यहाँ पर ये रफ है। और सुनो, ये जो वेज है हमारा, इसको अपन ऐसे फिक्स्ड कर लेते हैं।
फिक्स कर लिया। मतलब ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वेज अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तो इसका मतलब ब्लॉक नीचे की तरफ फिसलेगा, और ब्लॉक नीचे की तरफ फिसलेगा तो ब्लॉक पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अलोंग द सरफेस, पीछे की तरफ मतलब इधर ऐसे में लगेगा इस पर फ्रिक्शन। तो इसमें फ्रिक्शन ऐसे लगा देंगे अपन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अगर ये वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेज ने ब्लॉक पर लगाया तो बदले में ब्लॉक भी वेज पर लगाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वेज पर। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है समझ में कि यस नहीं? सर। पक्की बात? पक्की बात? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है भी क्या? सर बेंच पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में नहीं आया। देखो, अगर तुम चलते हो तो चलने के दौरान तुम जमीन को पीछे धक्का देते हो ना, यस सर। तो वही तो है फ्रिक्शन। तुम जमीन को पीछे देते हो, बदले में जमीन तुम्हें आगे की तरफ धक्का देती है, तभी तुम आगे बढ़ पाते हो। तो इसी तरह से ब्लॉक का और इसका भी केस है यहाँ पर। यहाँ रोकने वाला, यहाँ पर घसीटने से रोकने वाला है, वहां पर हमारे फोर्स के लिए, मतलब वहां हमारे मोशन के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब यहाँ वेज जो है उसने ब्लॉक को घसीटने से रोका, यानी कि ऊपर की तरफ को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाया। बदले में जो ब्लॉक है वो घसीटते हुए नीचे क्या चाहेगा, ये मेरे साथ नीचे चले, तो वो नीचे की तरफ लगाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे मैंने दिखाया डायग्राम में। ठीक है, दोनों पर लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ यस सर। फ्रिक्शन मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर तो लगेगा ना। जैसे, अच्छा, एक्शन रिएक्शन मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी बनाया और नॉर्मल रिएक्शन का भी बनाया, मैंने एमजी का क्यों नहीं बनाया? इसमें स्मॉल एमजी का रिएक्शन पेयर किधर है और कैपिटल एमजी का रिएक्शन पेयर किधर है, कौन बताएगा? इन दोनों के रिएक्शन पेयर्स किधर है, कौन बता रहा है? कहाँ है इनके रिएक्शन पेयर बच्चों, कौन बताएगा? सर बड़े वाले वेज का जो एमजी है, कैपिटल एमजी जो है, उसके ऊपर रिएक्शन पे अर्थ उसी के ऊपर लगा देगी। मतलब अर्थ पर लग रहा होगा, अर्थ नहीं लगा देगी। अर्थ ने तो लगा दिया ना एमजी और एमजी। छोटे वाले को हाँ हाँ एमजी, वही स्मॉल एमजी लगाया, किसने लगाया? स्मॉल अर्थ एमजी और ने। कैपिटल एमजी दोनों ही किसने लगाए? सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वेट लगाया तो लगाया किसने? फोर्स ये वेट वाला एमजी लगाया तो किसने लगाया, कौन बता रहा है? अरे यार बोल नहीं रहे तुम लोग, बताओ ना किसने लगाया, जल्दी बोलो बच्चों। अर्थ ने सर। अर्थ ने लगाया। तो जो रिएक्शन पेयर लगेगा वो भी किसके ऊपर लगेगा? अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर लगेगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। mg का रिएक्शन पेयर mg ही होता है, और वो लेकिन लगता किस पर है? अर्थ पर। जैसे पृथ्वी ने तुम्हें, जैसे तुम्हारा वेट है 100 किलोग्राम, यानी कि मान लेते हैं 1000 न्यूटन तुम्हारा वेट है। तो 1000 न्यूटन यदि तुम्हारा वेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी तुम्हें अपनी तरफ 1000 न्यूटन से खींच रही है। तो बदले में तुम भी पृथ्वी को अपनी तरफ 1000 न्यूटन से खींच रहे हो। ठीक है, रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर आता है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये फ्री बॉडी डायग्राम अपन लोग बना रहे थे। ये पहला वाला फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, सबसे फर्स्ट। किसी को कोई समस्या है इसको समझने में? किसी को कोई समस्या? नहीं। पक्की बात? हाँ। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाला आता है। अपन धीरे धीरे थोड़ी सी मुश्किल बढ़ाते चले जाते हैं। अब पुली वाला केस करते हैं, ठीक है? जैसे पुली वाला केस करते हैं, सिंपल केस पकड़ते हैं पुली वाला। ये एक छत है, छत पे हमने पुली टांग रखी है। ये छत को हमें जब भी किसी ऐसे सरफेस के ऊपर, तो मैं समझो इसका मतलब वो फिक्स्ड है, वो अपनी जगह से नहीं हटेगा, वो बहुत रिजिड है, फिक्स्ड है। अब होगा,
ठीक है, ये पुली हो गई। इस पुली पर हमने एक रस्सी चढ़ा दी। और दो छोटे-छोटे ब्लॉक लटका दिए। एक का नाम M1 रख दिया और एक का नाम M2 रख दिया। बताएं M1 और M2 के फ्री बॉडी डायग्राम। अगर मान लेते हैं पुली, सुनना मेरी बात, अगर पुली का भी हम मास कैपिटल M कंसीडर करते हैं ना बच्चों, हम तो फिर हमें तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्यों बच्चे लोग, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हमें फिर 3 ऑब्जेक्ट हो गए ना, अब पुली भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? तो पुली का भी हमें बनाना पड़ेगा। तीनों के बनाते हैं, चलो शुरू हो जाओ, बनाओ। तीनों के बनाओ, तीनों को अलग रख दो। एक मिनट, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है। हम्म, बस इधर मैं बनाऊंगा, आपको मस्त चीजें सिखाऊंगा आज। सबसे पहले तो पुली का वेट कितना काम करेगा, नीचे कैपिटल MG। नॉर्मल रिएक्शन पुली पर नहीं लगेगा, पुली ऊपर कहीं से जुड़ी है। हाँ, मान लो ये जिससे जुड़ी है पुली ना, वो भी एक रस्सी ही है, तो फिर पुली पर ऊपर की तरफ लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, तो पुली पर ऊपर लगेगा टेंशन। इसको T मान लेते हैं। फिर उसके बाद दो रस्सियां ये नीचे वाली हैं, इन पर भी टेंशन लगेगा। ये एक नीचे ये रस्सी गई, इधर से अवे फ्रॉम दी बॉडी लगता है, इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम दी बॉडी। अब तुम्हें एक खास बात बताता हूँ बच्चों में, अगर मान लो कि तुम मासलेस, अगर ये जो हमारी पुली है अभी हमने मास M मान लिया, हमारे पास दोनों तरह के सवाल आएंगे, देख लीजिएगा। अभी हम करेंगे सवाल वो मासलेस वाले करेंगे, जब हम आगे रोटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये वाली जो अभी मैं बना रहा हूँ उसका हम सवाल करेंगे कि कितना एक्सेलरेशन आएगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। तो टेंशन अगर आप देखेंगे तो एक में टेंशन T1 आएगा, एक में टेंशन T2, और यहीं पर यदि मैं मास नहीं मानता तो फिर टेंशन हमारा T और T ही आता, फिर हम उसे एक रस्सी कंसीडर करते है। रस्सी तो एक ही है, लेकिन हम उसे एक कंसीडर नहीं करते। आप लोगों ने टग ऑफ वॉर देखा है गेम, रस्साकसी वाला खेल यस सर। देखा है सभी बच्चों ने? यस सर। यस हाँ सर। उस गेम में कितनी रस्सियां इन्वॉल्व होती हैं? एक इन्वॉल्व वन। होती है, उसी की सिंगल होती है। एक रस्सी इन्वॉल्व होती है उसमें। एक एक बच्चा, और जैसे एक टीम है, हर टीम के मान ले 10 खिलाड़ी हैं, तो इस तरफ 10, लेफ्ट में 10, राइट में 10। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो सबके सब 10 के 10 के बीच में जो, मतलब पहले और दूसरे के बीच में टेंशन अलग आएगा, दूसरे और तीसरे के बीच में टेंशन अलग आएगा, तीसरे और चौथे के बीच में टेंशन अलग आएगा, चौथे और पांचवें के बीच में टेंशन अलग आएगा, एंड सो ऑन, सब तरफ ऐसे ही होगा। मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। जैसे यस अगर सर। मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ जहां पर मैंने आपको रस्सी के बारे में बताया था, तो वहां पर मैंने क्या लिखा था कि यदि एक इट इज सेम एवरीवेयर फॉर आइडियल स्ट्रिंग। ठीक है, पहली बात तो ये कि वो आइडियल स्ट्रिंग नहीं है। चलो मान लेते हैं रस्सी का मास कुछ भी नहीं है, जो टग ऑफ वॉर गेम चल रहा है उसमें रस्सी का मास नेग्लेजिबल है। तब भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच वही रस्सी, जैसे तुमने एक बॉक्स लिया उससे बांध दिया और फिर लपेट के अगले बॉक्स से बांध दिया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे यस हो सर। आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आपने एक बॉक्स से बांध दिया, फिर लपेट के अगले दोबारा बॉक्स से बांध दिया।
अगर आपने 2 बॉक्स से वही रस्सी बांधी है, तब भी वहां पर अलग-अलग टेंशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लपेटने के बाद वहां पर बिल्कुल तरीके से कांटेक्ट बदल जाता है। रस्सी में टेंशन सेम तभी रहे, आइडियल स्ट्रिंग में मतलब मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन तभी सेम रहेगा जब बीच में ऑब्जेक्ट जो भी अगर इन्वॉल्व है तो वो भी मासलेस हो। जैसे यहाँ पर हमने पुली को मास वाला मान लिया, तो अगर हम मास वाली पुली मान रहे हैं तो फिर यहाँ पर जो टेंशन आएंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, और यदि मासलेस मानते तो फिर यहाँ पर T1 और यहाँ पर भी T1 ही रहता, दोनों जगह टेंशन सेम रहता। अभी टेंशन दोनों जगह अलग अलग है। बन गया हमारा इसका FBD। और कोई फोर्स दिख रहा है तुम्हें? स्प्रिंग है, जुड़ी नहीं है, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर लग नहीं रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है, लग रहा है तुम्हें कि और कोई फोर्स है यहाँ पर, फिर फील हो रहा है क्या? क्या आपको और कोई फोर्स फील हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। ठीक है, नहीं मुझे भी सर। नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसके लिए बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम? अब बनाते हैं हम लोग M1 के लिए और M2 के लिए। M1 के लिए सबसे पहले वेट किधर काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, M1G। उसके बाद रस्सी में टेंशन आएगा ऊपर की तरफ, कितना आएगा? T1। मतलब रस्सी में इसके लिए अवे फ्रॉम, 1 मिनट होल्ड करेंगे बच्चे सभी लोग। ओके, तो M1G नीचे की तरफ, रस्सी में टेंशन T1 ऊपर की तरफ। देखो इधर पे इसके लिए टेंशन अवे इधर, और पुली के लिए टेंशन अवे इधर, T1 T1। जैसे यहाँ पर होगा, इसके लिए टेंशन T2 इधर, इसके लिए टेंशन T2 अवे अवे, अवे फ्रॉम द बॉडी। ध्यान ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर M2G नीचे की तरफ और टेंशन T2 ऊपर की तरफ। अच्छा, मान लेते हैं कि हमारी जो पुली है मासलेस है। मान लें क्या? क्यों बच्चों? ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर फॉर आइडियल, आइडियल बोले तो मासलेस पुली, मासलेस पुली के लिए T1 बराबर T2। ठीक है, समझोगे क्या? याद रखोगे इसको? मासलेस पुली के लिए T1 बराबर T2 हो जाएगा। ठीक, और अगर मासलेस पुली है तो उसका कोई मास नहीं है, तो यहाँ पर वो घूम रही है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घूम रही है, नहीं घूमती, नहीं भी घूमती, कोई दिक्कत नहीं। तो आइडियल, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, अनब्रेकेबल, इनएक्सटेंसिबल और रिजिड एकदम परफेक्ट, ऐसी पुली है ये आइडियल। मेन मेन पॉइंट जो है वो है मासलेस पुली का। तो T1 और T2 दोनों इसमें बराबर हो जाएंगे हमारे, और T1 और T2 बराबर हो जाएंगे तो इधर भी हम M1G के ऊपर T1 लिखेंगे और M2G के ऊपर भी T1 लिखेंगे। पुली के लिए अगर हम बात करेंगे तो यदि मासलेस है तो पुली पर नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि नीचे पुली पर कितना फोर्स लगेगा? T1 और T1 2T1, और ऊपर कितना लगेगा? T, तो T बराबर 2T1 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? 2T1 बराबर T हो जाएगा। पुली नीचे तो आएगी नहीं, पुली में एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, और होगा भी तो मास नहीं है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे तो फोर्स 0 आएगा। अच्छा, जरा इनके ऊपर बात करते हैं M1 और M2 के ऊपर। मान लेते हैं M2 भारी है, M2 भारी है तो नीचे की तरफ खिसकेगा यस सर। जितना, जैसे मान लेते हैं 1 मीटर M2 खिसक गया तो 1 मीटर M1 ऊपर खिसक जाएगा। यस सर। यानी कि जितना वेलोसिटी M2 का होगा उतनी वेलोसिटी M1 का होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। यस सर। जितना एक्सेलरेशन M2 का होगा उतनी एक्सेलरेशन M1 का होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। यस सर। भैया देख लो यहाँ पर किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है, बोल दो मुझे। बोल ही नहीं रहा है कोई। आ रहा है सभी को समझ में अथवा नहीं?
आ रहा है। आ रहा है सर। यस सर। अगला देखते हैं हम। चलो अगर आ रहा है समझ में तो मुझे अब आप लोग इसका एफबीडी बना करके दिखाओ। अब पुली नहीं है यहाँ पर, 2 ब्लॉक हैं लटका के रखे हैं हमने, एक के नीचे एक, बस बहुत सिंपल सिस्टम बनाया मैंने। बस बना एफबीडी दोनों के, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। बना दो जल्दी से एफबीडी। एक का मास m1 एक का मास m2 है, बना दो। बनाए, किसी को कोई समस्या दिख रही है तो पूछ ले मुझसे। जल्दी बताएं। m1 पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, m2 पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, बताओ जल्दी से। m1 को अलग करके बनाता हूं मैं। हो गया सर। m1 m2, इतना ऐसे टाइम लगता है यार तो कैसे चलेगा। गोलू, हो गया। गोलू तुम बताओ कैसे करेंगे। m1 पर सबसे पहले क्या लगाएंगे। सर mg लगेगा नीचे। m1 जी नीचे की तरफ, और सर m2 पे भी mg लगेगा। m2 जी हो गया नीचे की तरफ, और सोना तुम बताओ आप कौन सा लगाएं। टेंशन कौन से में, M1 किधर, ऊपर की तरफ, कितना, T1 T1, और M2 में भी किधर, ऊपर की तरफ, कितना। T2 अच्छा, और और बस। तुम बताओ उदित। सर बस इतना ही है। तुम बताओ शिवांगी। सर M1 में T2 लगेगा नीचे की ओर। क्यों लगेगा, क्यों लगेगा मतलब? क्यों लगेगा। सर वो धागा अटैच्ड है तो M2 को ऊपर की ओर टेंशन फील होगा और M1 को नीचे की ओर टेंशन फील मतलब होगा। तुम कह रही हो m1 से 2 रस्सियां अटैच्ड हैं, हाँ वो तो है। इसीलिए 2 टेंशन लगेंगे। हाँ तो रिजल्टेंट T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 होगा जिसपे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके उस पे। हम्म, तो बात समझ में आई सभी को कि नहीं आई। m1 से 2 रस्सियां अटैच्ड हैं, ऐसे कैसे भूल जा रहे हो आप। ऐसे कैसे भूल जाओगे भाई। अगर आपसे T1 और T2 की इधर वैल्यू निकालने को पूछे तो निकाल पाओगे क्या। अच्छा, यहाँ पर क्या किसी ब्लॉक में एक्सेलरेशन होगा, क्या कोई ब्लॉक मोशन में आएगा। नहीं सर। काहे। सर स्ट्रिंग में मोशन कैसे आएगा? पुली होती तो फिर भी समझ आता। तो वो तो बंधे हैं ना, काय को मोशन आए, फिक्स है वो तो। रस्सी है, फिक्स वही है एक तो। दूसरे से, और इन एक्सटेंसिबल आइडियल स्ट्रिंग होती है, तो फिक्स है तो काय को आएगा। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है। इसका भी एक्सेलरेशन 0 रहेगा, इसका भी एक्सेलरेशन 0।
एक्सेलरेशन 0 का मतलब कितना हो गया? नेट फोर्स 0 इसमें भी रहेगा, नेट फोर्स 0 इसमें भी रहेगा। बताओ हाँ या ना? यस सर। बाकी लोग Yes, सबको sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? आ रहा है। पक्की बात? हाँ। अच्छा, नेट फोर्स दोनों में 0 हो गए हमारे। अगर नेट फोर्स दोनों में 0 हैं तो ज़रा 1 वाले मतलब जो M2 वाले को ध्यान से देखो ज़रा। क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर की तरफ T2 M2G, यानी कि T2 बराबर M2G हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. और यहाँ पर T1 बराबर T2 प्लस M1G, यस सर। Yes, sir. T2 की वैल्यू M2G, यस सर। तो T1 की वैल्यू M1 प्लस M2G यस सर। और T2 की वैल्यू M2G हो गया। अच्छा लगा कि नहीं लगा? यस सर। क्यों भैया गोलू? सर आ गया सर। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? सब ऊपर से आ निकल गया। गया? नहीं सर, पक्का? पक्का। ठीक है। तो ये जो हमारी स्टोरी है ये बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। अगर आप लोग मुश्किल बनाना चाहोगे तो 100 बार बन जाएगी। इसी तरह के छोटे-छोटे सवाल होते हैं। चलो एक और करवाता हूँ मैं। कब हम सब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते-बनाते सवाल करने लायक हो जाएँगे, हमें खुद भी नहीं पता चलेगा। ठीक है? अब एक प्यारा सा सवाल बनाते हैं। क्या है कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक स्मूथ सरफेस है। एक स्मूथ सरफेस है। उस स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है 2 किलोग्राम का। उससे थोड़े आगे पर एक ब्लॉक रखा है 2 किलोग्राम का, नहीं 3 किलोग्राम का। इन दोनों ब्लॉक को फिर हमने रस्सी से जोड़ दिया और फिर 3 किलोग्राम वाले को रस्सी से खींचा। कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा इनका? सिस्टम में एक्सेलरेशन, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और एक्सेलरेशन बताओ। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तुम तो, बाकी बाद की बातें हैं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। चलो जल्दी से। दोनों के 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम ब्लॉक जो बना रखे हैं हमने, उनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाए आप लोग। बताएं। बोलिए। बन गए सर। ठीक है, रुक जाइए आप। ओके, मेरे पास चैट में आंसर आ रहे हैं। ओके, दोनों का आदिति यही आंसर आएगा? क्यों आदिति? नहीं सर, हमने तो एक वो साथ में निकाल दिए। अच्छा, साथ में निकाल दिए। अलग-अलग करके निकालो और फिर इनके बीच में जो रस्सी बंधी है उसमें उसमें भी टेंशन निकालने की कोशिश करो, निकल जाए तो। और लोग भी अपने आंसर बता सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, शिवांगी का तो सही है ही।
समझ रहे हैं ना आप लोग? चलो मैं करता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 2 किलोग्राम को और 3 किलोग्राम का। एक और आया चैट में आंसर। नहीं उदित, गलत है। दो किलोग्राम। सबसे पहले 2 किलोग्राम में नीचे की तरफ लगेगा 2G, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन R1 ले लो। स्मूथ सरफेस है, पीछे फ्रिक्शन लगेगा नहीं। अगर आगे टेंशन रस्सी में T1 आएगा। जैसे मान लेते मतलब T ही मान लेते, T1 क्यों मानना है। मान लेते रस्सी में टेंशन T है, तो 2 किलोग्राम ब्लॉक को रस्सी आगे खींचेगी। देखो समझो इसे, 10 किलोग्राम जो फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है वो 3 पे लग रहा है, फिर 3 रस्सी से जुड़ी है और रस्सी से जो टेंशन लग रहा है वो 2 पे लग रहा है। 10 न्यूटन का कुछ हिस्सा टेंशन के रूप में फिर इसमें लग रहा है, मतलब 10 न्यूटन सीधा सीधा 2 किलोग्राम को नहीं लग रहा है। ये बुद्धि में घुसा लो पहले। अच्छा, ये बन गया हमारा 2 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम। क्या इसमें 2 किलोग्राम में एक्सेलरेशन आएगा? अगर टेंशन लगेगा एक ही तरफ, देखो एक्सेलरेशन आएगा भी तो टेंशन की डायरेक्शन में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर नीचे। मतलब अगर हम इसको रस्सी में ऐसे बांध करके खींच रहे हैं तो हमारे 2 किलोग्राम का ब्लॉक ऐसे ऊपर नीचे नहीं कूदेगा। कूदेगा क्या? नहीं सर। ब्लॉक जो है हमारा ऊपर नीचे नहीं कूदेगा। मतलब एक्सेलरेशन जो होगा नॉर्मल रिएक्शन और वेट की डायरेक्शन में नहीं होगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो टेंशन की डायरेक्शन में आएगा। ये हमें कैसे पता? ये हमें प्रैक्टिकली अपनी कॉमन नॉलेज से पता है। एक्सेलरेशन आएगा भी तो ए इधर की तरफ आएगा। 3 किलोग्राम का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। 3 किलोग्राम में 3 kg, नीचे की तरफ कितना आएगा 3G, ऊपर की तरफ कितना आएगा R2 अलग आएगा। इसमें आगे की तरफ कितना लग रहा है 10 न्यूटन और पीछे की तरफ कितना लग रहा है टेंशन। कितना टेंशन T। और अगर एक्सेलरेशन आएगा तो किधर की तरफ आएगा? इसमें आगे की तरफ पीछे की तरफ? सोचो और बताओ। अगर इसमें एक्सेलरेशन आएगा तो आगे की तरफ आएगा कि पीछे की तरफ आएगा? आगे की तरफ। आगे की तरफ से। और जो एक्सेलरेशन 2 किलोग्राम का है उससे अधिक आएगा कि बराबर आएगा कि कम आएगा? बराबर। क्यों बराबर क्यों आएगा? बराबर फोर्स क्यों तो एक आएगा? ही है। फोर्स एक ही है। अच्छा, एक ये दोनों में मिनट, जो टेंशन सेम है। ये टेंशन 2G और सेम है। 3G क्यों करा? जब स्मूथ है तो। क्या 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 है? वेट mg नीचे आप लगेगा ये ना। अच्छा हाँ, लेकिन सर ये तो स्मूथ है ना, तो उससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो लगेगा तो सही, लेना देना नहीं है तो बात अलग है। लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ हाँ। हाँ बताओ। सर। मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर उससे हमें कुछ फायदा नहीं है या नुकसान नहीं है तो वो होगा ही नहीं है। तो उसका क्या करें हम? वो है तो है। हाँ, तो तुम कुछ यस और सर। कह रही थी, कुछ और बात चल रही थी। कोई भी कुछ बता रहा था। मैंने पूछा था एक्सेलरेशन बराबर होगा कम होगा कि अधिक होगा? 3 किलोग्राम का एक्सेलरेशन और 2 किलोग्राम के एक्सेलरेशन में कौन अधिक होगा और कौन कम होगा? अगर इसका A है तो उसका कितना होगा? ए ही होगा सर। क्यों होगा ये? सेम क्यों होगा? कि सर मेरा आंसर सेम आ रहा है। नहीं ऐसे कैसे? तुमने ऐसे कैसे सेम निकाल लिया? फिर सेम माना होगा पहले तभी तो सेम आया होगा। एक को A मान लो, एक को 2A मान लो, तो फिर सेम आएगा क्या? या फिर एक को A1 मान लो, एक को A2 मान लो, तो आंसर सेम आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, तुमसे सॉल्व ही नहीं होगा। फिर दो इक्वेशन बनेगी, सर 3 अगर फ्री वेरिएबल हो बॉडी जाए। डायग्राम, सर ये जो एफबीडी है इसमें मान लेते हैं कि एमए मतलब जो 3 वाला है, हम्म ठीक है, हम्म इसका एक्सेलरेशन 3a इक्वल्स टू 10 - t।
हाँ, ठीक है? मानना क्या है वो तो होगा, तो मानना इस नहीं है वो तो होगा। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ही तो होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यही तो हाँ पढ़ा सर। हमने, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे बाकी की आगे की कहानी मत बताओ, मुझे तो बस इतना बताओ कि 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम का एक्सेलरेशन तुम कह रही हो सेम है तो क्यों है? बस ये पूछ रहा हूँ मैं। तुम सॉल्व करके दिखाओगी और जब पहले ही तुम दोनों का ए मानोगी तभी तो सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगी। मान लो इसको A1 मान लो, उसको A2 मान लो, करके दिखाओ। एक को A1 मान लो और इसको A2 मान लो, जैसे मैंने R1 और R2 माने वैसे ही A1 A2 मान लो, करके दिखाओ, तुमसे होगा ही नहीं सॉल्व। सर ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें t इक्वल्स टू ma हो जाएगा। अरे यार सब हो जाएगा। A1 और A2 हैं हाँ तो अलग वही। अलग के सेम हैं। अरे 2 kg वाले में जब हम लोग t इक्वल्स टू ma डालेंगे हाँ, तो a तो 2 आ जाएगा इस। T की वैल्यू कहाँ से लाओगी? T कितना है? तुम्हें कैसे पता T 4 है? क्यों तुम सोच नहीं निकाल पा रही, तुम लिया। कितना कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं पा रही। अगर हम रस्सी से इसको 1 मीटर खींचेंगे तो ये वाला कितना खींचेगा आगे? एक क्या अलग खिंच जाएगा कुछ? नहीं मतलब अरे वही ना भाई कि इनका इसका एक्सेल। कंस्ट्रक्शन जो है ना, इनका एक हाँ दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताओ कितना अच्छा शब्द है। मैं भूल जा रहा हूँ, दिमाग में नहीं आ रहा है। अरे क्या कहते हैं, कंस्ट्रेन्ड रिलेशन जो इनका है। मतलब यस सर। 3 किलोग्राम को यदि हम आगे घसीटेंगे, बच्चे नहीं एक गाड़ी में दूसरी गाड़ी बांध करके खींचते हैं। यस सर। बच्चा एक गाड़ी को खींच रहा है, फिर उसने अब दूसरी गाड़ी भी बांध ली, उसी को खींच रहा है, या फिर कई बार होता है ना, एक डब्बे से दूसरा डब्बा बांध लिया और घसीट रहे हैं पूरे में, शोर कर रहे हैं और पिट रहे हैं बाद में। तो वो एक डब्बे से दूसरा डब्बा बंधा है, एक जितना तेजी से चलता है अगला भी तो पीछे वाले भी तो उतना ही स्पीड से। ट्रेन के डब्बे देखे सभी ने कि नहीं देखे? ट्रेन के डब्बों में अगर एक्सेलरेशन पता करने को बोले तो हर डब्बे का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, हर डब्बे का वेलोसिटी सेम नहीं होगा, हर डब्बे का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। बोलिए यस और नो। यस सर। हाँ। अरे भाई बिल्कुल होगा। ट्रेन के डब्बे जैसी स्टोरी नहीं बन रही यहाँ पर। जो इनका कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कैसी है। तो अगर हम 3 किलोग्राम को खींचेंगे, 3 किलोग्राम पर अगर ए एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसका भी तो एक्सेलरेशन ए आएगा। क्लियर हुई वाली बात कि नहीं हुई? यस जैसे सर। जैसे हमने इसमें पुली वाले में समझा था। मतलब हम अगर M2 को नीचे की तरफ घसीटेंगे ए से, ए एक्सेलरेशन से, तो M1 ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाएगा। व्हाई? व्हाई? बिकॉज़ दे आर जॉइंड विद स्ट्रिंग्स। रस्सियों से जुड़े हुए हैं, एक ही रस्सी से जुड़े हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। और वही कंस्ट्रेंट काफी कुछ ऐसा है, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी सेम है, नहीं है? यस। मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। पिछले वाले में मैग्नीट्यूड सेम नहीं था, मैग्नीट्यूड तो सेम था, डायरेक्शन सेम नहीं थी। यहाँ पर दोनों ही सेम है। तो अभी अगर हम इसको समझें, देखो जरा, यहाँ पर एक्सेलरेशन केवल इस वाली डायरेक्शन में है, तो R1 यहाँ पर 2g के बराबर हो जाएगा और R2 यहाँ पर 3g के बराबर हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज नेट फोर्स 0 इन y एक्सिस। यहाँ पर भी F नेट 0 हो जाएगा y एक्सिस में। परपेंडिकुलर मतलब ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर नीचे नहीं है, एक्सेलरेशन केवल x एक्सिस में है, y एक्सिस में नहीं है। यहाँ पर x एक्सिस में कितना टेंशन है? F नेट यहाँ पर 0 था। यहाँ पर F नेट x एक्सिस में कितना आएगा? टेंशन के बराबर। और यहाँ पर F नेट x एक्सिस में कितना आएगा? 10 माइनस टी के बराबर। देखो बड़ा कौन सा होता है? 10 बड़ा होगा कि t बड़ा होगा? 10 बड़ा होगा। कैसे पता चलेगा? कंस्ट्रेंट रिलेशन से। एक्सेलरेशन जो हमने देखा है ना, उसके हिसाब से बड़े वाले फोर्स की तरफ ही एक्सेलरेशन आता है। मतलब दो लोग एक ही चीज को घसीट रहे हैं, जैसे कि 10 न्यूटन और टी न्यूटन लगाया जा रहा है,
तो कौन बड़ा होगा ये कैसे पता चलेगा? 10 न्यूटन की तरफ एक्सेलरेशन है यानी कि 10 न्यूटन बड़ा होगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यस। यस सर। इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आ रहा है समझ में कि नहीं? बताएं बच्चों, आ रहा है Yes, समझ sir. सभी को समझ में कि नहीं? यस सर। पूछो किसको समस्या है, पूछो, मैं बताऊंगा सब सही, एकदम चकाचक मजा आ जाएगा। टाइम थोड़ा सा अपने पास कम बचा है, मैंने लेट क्लास शुरू करी थी आज थोड़ी। अभी बस एक काम कर लो, यहाँ से t की वैल्यू 2a इधर घुसा दो, इधर 3a तो था ही, 10 माइनस 2t, 2t को इधर भेज दिया, ओए 2a 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 को इधर भेज दिया, कितना हो गया? 5 a बराबर कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और a की वैल्यू अपन ने इधर रख दी, तो 2 इंटू 2 बराबर Yes, t, sir. कितना हो गया? 4 4 न्यूटन। न्यूटन। यानी कि टेंशन आ गया 4 न्यूटन, एक्सेलरेशन आ गया 2। अगर आपको पूरी तरीके से आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है तो डोंट वरी अबाउट दिस, आपको आनंद की अनुभूति होगी कुछ समय बाद। ठीक है भैया, टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. बच्चों, बाय बाय।